जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आपने ये दोहा जरूर सुना होगा और इसका बहुत गूढ़ार्थ है, बहुत गूढ़ार्थ है कि साधु, साधु का मतलब यहाँ पर अगर आप स्पेशली लें तो साधु का अर्थ संत महात्मा से निकलता है। तो उस संदर्भ में अगर इसको देखें तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल कलो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि साधु ये हो तो उससे ज्ञान की बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, और फालतू की चीज़ों पर उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसी को जीवन के अर्थ में देखें, साधु मतलब कोई भी अच्छा व्यक्ति, जो भी जानकार व्यक्ति, उससे आप ज्ञान ले लीजिए और बाकी की बातों पर आप ध्यान न दीजिए। इसी सुंदर विचार के साथ आज हम आपकी कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा बहुत लंबी नहीं होगी, परंतु आज वर्णमाला का अंतिम टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तसल्ली से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप भी तसल्ली से पढ़ रहे हो। हम लोग व्यंजनों को पढ़ रहे थे, अब तक हमने स्पर्श व्यंजनों को बहुत बृहद तरीके से पढ़ा, उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजनों को पढ़ा, उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजनों को पढ़ा। अब दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। हो सकता है आज की इस छोटी सी कक्षा में आपको 2-3-4 चीजें नई सीखने के लिए मिले। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और राम जी की पाठशाला के इस पवित्र उद्देश्य को कि हर जरूरतमंद बच्चे तक ये कक्षाएं पहुंचे जो निःशुल्क रूप से चल रही हैं, इस अच्छे कार्य में, अच्छे मुहिम में, इस अच्छे अभियान में आप लोग साथ दीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इनके बारे में आज आपको बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। अगर हम बात करें संयुक्त, देखो टोटल जो स्वरों की संख्या थी, टोटल स्वरों की संख्या बहुत सारे विद्वान 39 मानते हैं। ठीक है, कितनी मानते हैं? 39 मानते हैं, जिसमें आपके 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 व्यंजन और 2 उच्चिप्त या द्विगुण। तो सबको जोड़ेंगे, सबका योग 39 आएगा। कुछ विद्वान संयुक्त को नहीं मानते, है ना, संयुक्त को कुल व्यंजनों में नहीं मानते, 35 मानते हैं, जिसमें आपके 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 2 द्विगुण। तो इस हिसाब से 35 होते हैं। तो आपको दो में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। यदि कुल का पूछे तो कुल में आपको ज्यादातर ये 35 वाला लगा दे रहा है, और अगर मूल में पूछे तो मूल की संख्या है 33। कितनी? 33। तो मूल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? आपके 25 स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर और आपके प वर्ग तक। उसके बाद आपका 4 अंतस्थ यानी कि 11 लव और 4 ऊष्म, श, श, स और ह, ये सब आपके हो जाएंगे। तो 25, 4, 29, 4, 33 आपके हो जाएंगे। परंतु जब हम संयुक्त व्यंजन की यहां पर बात कर रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन को समझ लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग बस बता देते हैं कि संयुक्त व्यंजन का मतलब क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपको बता देते हैं, परंतु इसको बहुत अच्छे से समझ लेना हमको जरूरी है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयोग, संयुक्त, जुड़ा हुआ, यानी कि जुड़े हुए व्यंजन हैं। यानी कि व्यंजनों को जोड़ करके एक तीसरा कोई व्यंजन बन रहा है, वो आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है इसका मतलब? जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है, अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? आपको एक चीज पता होगी कि व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है, कि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी स्वर के सहायता के नहीं हो सकता है। अगर आप यहां पर क लिख रहे हो तो क में ध्वनि आ रही है क, अगर आप इसको इसके शुद्ध रूप में देखोगे, हल रूप में देखोगे तो हलंत आ जाता है, हलंत आ जाता है, शुद्ध रूप होता है बिना किसी स्वर के। परंतु क को अगर हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो यह 2 भागों में टूट जाएगा, यानी कि हर उस व्यंजन के पीछे एक स्वर छुपा हुआ है जिसका आप उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी स्वर के कभी भी किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। परंतु संयुक्त व्यंजन में आपको एक विशेष बात देखने के लिए मिलेगी। संयुक्त का मतलब होता है कि 2 व्यंजन यहां पर आपके रहेंगे, और 2 व्यंजनों के योग से कोई तीसरा व्यंजन यहां पर बनकर तैयार हो रहा होगा या उसकी उत्पत्ति हो रही होगी। पर इसमें एक विशेष बात यह है कि वो दोनों के दोनों व्यंजन
जब उच्चरित होंगे तो उनका आधार केवल एक स्वर होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों व्यंजन, जो एक व्यंजन है और नंबर 2 व्यंजन है, हालांकि देखा जाएगा तो अगर भिन्न भिन्न देखेंगे तो दोनों के दोनों, पहले नंबर का भी और दूसरे नंबर का भी, ये दोनों अगर इनको अलग अलग, एक संयुक्त व्यंजन की तरह नहीं, अलग अलग देखा जाए तो दोनों उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर का सहारा ले रहे होंगे, परंतु संयुक्त व्यंजन वाले मामले में ये दोनों के दोनों व्यंजन एक ही स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं, एक ही स्वर के सहारे इनका उच्चारण होता है। ये नहीं है कि दो व्यंजन है तो दोनों ही आपके स्वर यहां पर रहने वाले हैं। ये बात समझेंगे हम कैसे। देखो, इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। सबसे पहले आपका कौन सा हुआ, ये क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद आपका श्र। अब आप इनको देखोगे तो यहां पर आप देखो क्या है कि इसमें एक तो आपका क है, दूसरा आपका श है, तो इनके योग से बन रहा है। देखो, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि संयुक्त व्यंजन में क्या हो रहा है, संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे अपना काम उनका चल रहा है। अगर हम इसको देखो, यहां पर इसको यहां पर देखो, क्ष है तो क्ष में क्या है, क है और आपका श है, तो यहां पर नीचे क्या लगा हुआ है, देखो हलंत लगा हुआ है, यानी कि जो पहले वाला वर्ण है वो बिना किसी स्वर के है और वो इसके साथ मिल करके, और इसी का जो स्वर है, देखो इसके नीचे तो हलंत नहीं लगा हुआ ना, यानी कि ये स्वर के सहित है, जो क्ष है, ये जो श है, ये स्वर के सहित है और ये इसी के ऊपर आधारित होकर के मिल करके उच्चरित होगा। अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसे है, देखो क्ष है, ये क्ष है आपका, इसमें क्या है आपका, ये क है, उसके बाद ये क्ष, ये श है। अगर और देखें तो एक्चुअली में ये है, आपको समझ में आ रहा है, ये है, यानी कि ये दोनों एक साथ थे तो ये पूरा बन रहा था। तो ये दोनों के दोनों आपके जो व्यंजन हैं ये इस एक स्वर के सहारे उच्चरित हो रहे हैं। तो ये जब कोई दो व्यंजन किसी एक स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको आज और डीप में चीजें पता लगी होंगी। अब क्योंकि देखो ये क्ष है, ये क और श से मिलकर बन रहा है, तो इसमें पहले वाला जो होता है वो क्या रहता है, आधा रहता है। आधा रहने का मतलब यही है कि उसमें स्वर नहीं होता और वो दूसरे वाले के जो दूसरा व्यंजन जो होता है इसी के साथ मिलकर उच्चरित होता है। तो पहला वर्ण हमेशा आधा होता है, दूसरा वर्ण हमेशा पूरा होता है। ये हलंत रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, हल रूप होता है। त्र में क्या आता है आपका, त और र आ जाता है। ज्ञ में क्या आ जाता है आपका, ज और इय आ जाता है। और श्र में क्या आ जाता है, श और र आ जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इनके रूप भी कई बार पूछ ली जाते हैं। अच्छा, ये क्लास हमारी पूरी हो गई। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो लाइव क्लास रखेंगे। कल तो आपकी एसएससी जीडी का एक लाइव है, परसों इसका लाइव हम रखेंगे और बाकी आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी। अब संभवतः अगला नंबर आपका संज्ञा का है तो हम संज्ञा अब आगे करना शुरू करेंगे। बात समझ में आई। अब चलते हैं द्विगुण व्यंजन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, द्विगुण व्यंजन की तरफ चलते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। देखो, आपको एक बात पता होगी, ट ठ, आपका जो ट वर्ग है, कौन सा आपका ट वर्ग है, जो स्पर्श व्यंजन में ट वर्ग है, जिसमें आपके ट आ जाते हैं, जिसमें आपका ठ आ जाता है, जिसमें आपका ड आ जाता है, जिसमें आपका ढ आ जाता है और जिसमें आपका अण आ जाता है। ये 5 स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। अब इन्हीं में ही क्या होता है, ये जो इसमें दो व्यंजन हैं ड और ढ, जब इसमें नुक्ता यहां पर लग जाता है तो इनका उच्चारण बदल जाता है। ये पहले ड था, अब ये अड़ हो गया, पहले ये ढ था, ये अब अढ़ हो गया, तो इनके उच्चारण बदल जाते हैं और इसी कारण से ये द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में आपके जा रहे हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, परंतु इनका जो मूल नाम है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त, उत का मतलब ऊपर उठना, क्षिप्त मतलब नीचे आना, एकदम झटके से नीचे आना, उस सेंस में। यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का जो अग्रभाग है, ये जीभ की जो चोंच है आगे, ये आपकी टंग का जो अगले वाला पॉइंट है, इनके इन वर्णों के उच्चारण में ये जीभ का पॉइंट क्या करता है, जाकर तालु से स्पर्श करता है, ऊपर उठती है, तालु से स्पर्श करती है। मुख का ऊपर का पिछला वाला भाग जो है, पीछे मूर्धा तो ऊपर है, जस्ट ऊपर तो मूर्धा है, उसके पीछे थोड़ा सा वो तालु वाला भाग है, वहां पर जाकर स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। ऐसे
व्यंजनों को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी को और बहुत डीप से पढ़ाएंगे, अभी तो ये क्लास चल रही है, वो सभी के लिए पढ़ाएंगे, पर वो धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें जितनी मेहनत लगेगी तो उसमें आपका प्यार और सहयोग की अपेक्षा भी उतनी ही अधिक रहने वाली है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है कि जिनके उच्चारण में जीभ की नोक तालू से टकराकर झटके से नीचे आती है, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं आपके, ये दो हैं आपके, अड़ और अढ़। अब आप कहेंगे कि आप भैया ये क्या चीज है सर, ये क्या चीज है, ये बताओ आप गुरुजी ये क्या चीज है। आप तो बोल देते हैं, कुछ लोग गाली भी दे देते हैं, तो गाली देने वाला तो देख नहीं रहा होगा निश्चित है। तो आपको ना हिंदी में वर्णमाला में तीन चीजें एक जैसी दिखाई देंगी, है ना। देखो देखने में ये तीनों के तीनों ड लग रहे हैं, है ना, आपको देखने में तीनों ड लग रहे हैं, परंतु इस बिंदी के अनुसार, इस नुक्ते के अनुसार इनके उच्चारण भिन्न भिन्न हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, अगर ये ड बना हुआ है और यहां पर बिंदी लगी हुई है, तो ये क ख ग घ अंग है, ये क्या है, पंचमाक्षर है, क वर्ग का पंचमाक्षर है, इसका उच्चारण अलग है। ये आपका क्या है, ये आपके ट वर्ग का तृतीयाक्षर है, ड है, इसमें कोई भी बिंदी नहीं लगी हुई है। और जब इसी ड में नीचे ये नुक्ता लग जाता है तो इसका उच्चारण अड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, अड़। क्या, ये ड है, ये अड़ है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये क्या हो जाता है, अड़ हो जाता है। जैसे ये आप यहां पर महसूस करना अंतर, ये जो डमरू है, ये जो ड है, इससे शब्द बना डमरू, ठीक है, नॉर्मल आपको सेंस आ गया, नॉर्मल आपको पता लग गया डमरू। परंतु जब आप ये आप यहां पर बोल रहे हैं पहाड़, क्या बोल रहे हैं, पहाड़, पहाड़, है ना। जब आप पहाड़ बोल रहे हैं तो आप ड का प्रयोग नहीं कर रहे, आप अड़ का प्रयोग कर रहे हैं। देखो महसूस करो, पहाड़, पहाड़, अड़, पहाड़, है ना, आप अड़ का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, पहाड़। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका अड़ है, ये आपका ड है। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं वो कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, यानी कि ये अड़ और ये अढ़, ये कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे। जैसे डमरू यहां पहले आ गया, तो कभी भी अड़ जो होगा वो कभी भी आपको शब्द के प्रारंभ में नहीं मिलेगा देखने के लिए। क्यों, क्योंकि जो उसका स्वर है वो उस तरह से ही उच्चारित होगा पूरी तरह, ठीक है। और शुरू में कभी नहीं आएंगे, मध्य में आ सकते हैं और अंत में आ सकते हैं। देखो अंत में यहां दिखाई दे रहा है आपको, मध्य में आगे दिखाई दे जाएगा। अब बात करें इस अढ़ की, तो एक देखो, एक है ढ और एक है आपका अढ़। क्या है, अढ़। तो इसको देखो आपने बोल दिया सीधे, क्या बोल दिया, ढक्कन बोल दिया। तो ढक्कन, देखो यहीं से प्रश्न बनाने को बना सकता है अगर, पर बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे डायरेक्टली दे के पूछ ले कि ढक्कन में ये जो ढ है ये क्या है, और हो सकता है कि मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के देख ले और आपकी नॉलेज को देख ले कि भाई ये द्विगुण व्यंजन है या ये स्पर्श व्यंजन है, ये दे के पूछ ले। तो अगर आपको पता भी होगा तो कई बार एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, चीजें भूल जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले तो कभी द्विगुण व्यंजन प्रयोग ही नहीं होगा शब्द के शुरुआत में, या तो मध्य में होगा या अंत में होगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ढ से ढक्कन आपका बन गया, परंतु जब आप बोल रहे हैं यहां पर अढ़, तो ये क्या आया, पढ़ाई। क्या बोलते हैं, पढ़ाई, है ना, चढ़ाई, है ना, कढ़ाई। ये आप इस तरह से चीजों को बोलते हैं। बात समझ में आई। तो एक है आपका अढ़, एक है आपका अढ़ और दूसरा है आपका अड़। ये द्विगुण व्यंजन है और द्विगुण व्यंजनों का कभी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, अंत में ही होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वर्णमाला बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।